नहीं बेटा, और किसी बच्चे ने फोन करके याद भी नहीं दिलाया। सर मैं करने वाली थी आपको कॉल, तब तक आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली। रतन, ओ रतन। यस सर। तेरे को याद कर रहा था तो मुझे याद आया, मैंने ज्वाइन की नहीं की। तू भी बाड़मेर से है ना? नहीं, जैसलमेर से। अच्छा, जैसलमेर से है। जी सर। ओके। बाड़मेर से कौन था? बाबू खान था पहले। अच्छा। व्हाइट पेज में ये सही दिखेगा क्या? ऐसा लगता है। व्हाइट नहीं हो, ये व्हाइट। व्हाइट में साफ दिख रहा है ना? जो बच्चे ऑनलाइन है, ये पेज अगर नोट डाउन ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूंगा, इसको आपको लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है? वापस से समझाऊंगा, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो क्लास ज्वाइन करना रह गया मेरा, पता नहीं। हाँ जी, हिंदी रत्ती भर नहीं पता इसका, बटन नहीं है लेकिन ये बटरेजिंग है कुछ। ये हिंदी में इन चीज़ों की खोजी नहीं हुई, पोस्टलैंड कहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने लिख दिया, उसके बाद हिंदी में हम लोग तो पॉकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। बढ़े आगे? तो यहां से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर आप व्हाइट पेज पे क्यों लिखने लग गए सर? ब्लैक में यहाँ बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, जो बच्चे हैं यहाँ पे। इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अर्थात एंजाइम क्रिया का, एंजाइम क्रियाशीलता का संदमन। संदमन होता है रोक देना, तो एंजाइम क्रियाशीलता कैसे रुकेगी? तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाओं को क्या करे, डिक्रीज करा दे, उनको ना होने दे, उसको बोलते हैं संदमक। जैसे आपकी जिंदगी में भी बहुत प्रकार के संदमक होंगे, आप पढ़ने बैठते हैं, दोस्त आ गया, वो संदमक। पेरेंट्स गप्पे मारने लगे, वो संदमक। आप ही किसी से गप्पे मारने लगे तो आप खुद के संदमक। ठीक, तो अलग अलग तरीके के आपके हर्डल हैं जिंदगी में, से एंजाइम की जिंदगी में भी बहुत से हर्डल हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं केस क्या, पहले तो इनहिबिटर लिख लेते हैं। इनहिबिटर अथवा संदमक क्या होते हैं, कौन सा कलर किसके लिए पसंद करता हूँ, तो कौन सा हो जाता है बोर्ड। इनहिबिटर्स,
संदमक। ऐसा कोई भी पदार्थ जो एंजाइमेटिक क्रिया को धीमा कर दे वह संदमक कहलाता है। यह संदमक निम्न प्रकार के होते हैं। ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मतलब प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी संदमक। जैसे आप लोग इस क्लास में बैठे हुए हो, आप लोग एक क्लास के स्टूडेंट्स तो हो, साथ ही साथ एक दूसरे के लिए क्या हो, आप लोग प्रतिस्पर्धात्मक उसमें जाने वाले संदमक हो। यस और नो? आप एक जो MBBS की सीट है, आप ही जैसे स्टूडेंट्स ऑक्युपाई करेंगे उसको, वो दाखिला लेंगे, और इन्हीं के बीच में कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन में संरचनात्मक रूप से आप जो भी हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं में से कोई स्टूडेंट जाना है, सीट फिक्स, और जो पहले जा पाएगा वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एंजाइम है, कल भी मैंने इसके एग्जाम्पल को दिया था, पहले ही कॉन्सेप्ट को आपको समझाना स्टार्ट कर दिया था, किसमें? बाय द हेल्प ऑफ लॉकेंट की हाइपोथेसिस, क्योंकि लॉकेंट की हाइपोथेसिस ही इस प्रकार के संदमक को प्रॉपर्ली समझा पाती है। ये 4 पदार्थ हैं। कल भी आप लोगों ने मुझे बता दिया था कि इनमें से कौन सा इसमें सबस्ट्रेट का कार्य करेगा, लेकिन अभी अंतर किस चीज का है? अंतर किस चीज का है? एक वो दिखाने का। सपोज करिए मैं आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ABCD ए जो है ये तो है सबस्ट्रेट, ये जुड़ेगा तो ये यहाँ से टूट के आधा आधा हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर सी जुड़ गया तो सी जुड़ जाएगा, इसमें कोई भी क्लीवेज का साइड नहीं है, कहीं पे भी बंधन नहीं टूटेगा, बंधन नहीं टूटेगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ये उसमें जुड़ा रह जाएगा। तो जब संरचनात्मक रूप से समान आपके वो होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और एंजाइम में क्रियाधार की जगह जाके संरचनात्मक रूप से समान जगह जुड़ गया, तो प्रोडक्ट तो बनना नहीं है, और उतनी देर के लिए एंजाइम बर्बाद हो गया। भाई उतनी देर में तो प्रोडक्ट बना लेता, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी कि नहीं? यस और नो? ये क्या है? तो इसमें इस प्रकार के संदमन में क्रियाधार व संदमक, इनहिबिटर, आई से लिख दे रहा हूं, इनहिबिटर, संरचना में एक समान होता है। यह एक्टिव साइट हेतु क्रियाधार से प्रतिस्पर्धा करता है। यह
एंजाइम से उत्क्रमणीय रूप रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है। ये कैसे जुड़ेगा? उत्क्रमणीय रूप से जुड़ेगा अर्थात रिवर्सिबल मैनर में जुड़ेगा। तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब भी आपके लिए इनहिबिटर्स के क्वेश्चंस आएंगे तो ग्राफ पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ग्राफ कैसा है उस ग्राफ को देखते हैं, किस पे आधारित क्वेश्चन आएगा। कल हम लोगों ने एंजाइमेटिक एक्शन का ग्राफ देखा था एक, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया था क्रियाधार की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया था कलर ही समझ में नहीं आ रहे, एक्सिस पे लिया था हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। हमें क्या पता, फेयर एंड लवली लगा ली होगी, छोड़ो ना, तुम लोग कंसंट्रेट करो अपने कांड पे। अभी भी सुंदर नहीं बना और स्लैंटिंग होगा। एक एंजाइमेटिक रिएक्शन आपको ये दिख रही है ए रिएक्शन, और दूसरी एंजाइमेटिक रिएक्शन ये है। अब ये Vmax है, याद है Vmax? Vmax अर्थात एंजाइमेटिक एक्शन की अधिकतम दर या वेग, सॉरी अधिकतम वेग। यहाँ पे अधिकतम वेग हम लोग कह सकते हैं ये इस कंसंट्रेशन पे आ गया x पे, बट यहाँ पे अधिकतम वेग आ रहा है हम लोग का करीब यहाँ पे y पे। फिर हम लोगों ने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6, ये क्या था Km, नहीं Vmax/2 बेटा यहाँ है, ये क्या है Vmax/2, अभिक्रिया का आधा वेग, अधिकतम का आधा वेग। तो Vmax इसका Km ये, और इस वाली रिएक्शन के लिए Km ये, Km डैश लिख देते हैं इसको, या KMI लिख देते हैं, Km इनहिबिटर। तो ये ग्राफ किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग उसको दोबारा से समझते हैं। ग्राफ में प्लॉटिंग किस चीज की है कि जो एंजाइम है, जब हम लोग अभी उसमें सांद्रता बढ़ाते हैं क्रियाधार की, तो ग्रेजुअली इसकी वेग बढ़ता चला जाता है, बट एक लिमिट पे जाके इसका वेग फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी एक्टिव साइट है सारी की सारी ऑक्यूपाई किसने कर ली, क्रियाधार ने कर ली, तो उससे ऊपर इसकी वेग बढ़ने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये क्लियर? फिर दूसरी जो नीचे ग्रीन वाली रिएक्शन दिख रही है, अब इसमें मौजूद है एक इनहिबिटर। इसमें कौन मौजूद है? इनहिबिटर। अब वो एंजाइम की क्रिया की दर को कम कर रहा है। तो हम लोग इसके थ्रू फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग सांद्रता बढ़ा दें क्रियाधार की, तो जो इनहिबिटर का एक्शन है वो नलीफाई हो जाएगा। यस और नो? आप देखो अंततः अभिक्रिया की वेग पुनः उस Vmax पे पहुंची कि नहीं, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन पे पहुंची। तो कंसंट्रेशन ज्यादा करते ही हम क्या कर सकते हैं, Vmax को अचीव कर सकते हैं। यस और नो? क्रियाधार
की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इनहिबिटर के इम्पैक्ट को नलीफाई कर लेंगे, लेकिन जो Km है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, Km बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा सांद्रता पे अभिक्रिया की उच्चतम की आधी हम लोग वेग को प्राप्त कर पाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जब भी इनहिबिटर के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दो चीजें पूछेगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द Vmax, कोई इम्पैक्ट नहीं है, Vmax आपका सेम है, बस हम लोग को सांद्रता बढ़ानी पड़ेगी किसकी, सबस्ट्रेट की। सेकंड, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द Km, Km पे क्या प्रभाव है, Km बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ज्यादा सांद्रता में Vmax आ रही है, तो Km भी जाहिर सी बात है ज्यादा सांद्रता में ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे मैंने बोला आप लोग के लिए बहुत सारे वो हैं संदमक आपकी जिंदगी में, तो इन संदमक को नलीफाई कैसे करो, मेहनत बढ़ा के। क्रियाधार की सांद्रता के जगह क्या बढ़ा सकते हो, मेहनत, स्टडी के ड्यूरेशन। यही आपका आंसर है अगर आपको उच्चतम वेग प्राप्त करना है। या तो आपका दिमाग बहुत तेज और कोई भी इनहिबिटर नहीं, तो आप ऊपर वाली रिएक्शन में चल रहे हो रेड वाली में, लेकिन अगर दिमाग नॉर्मल है, एवरेज है, प्लस इनहिबिटर है, जिंदगी में कोई ना कोई आपको मतलब वो इंटरप्ट करने वाला है, तो आप मेहनत को बढ़ा लीजिए, तब भी Vmax अचीव होगा। यस और नो। तो ये वाली रिएक्शन है सर एक बार कर दो Km का मान क्यों बढ़ा सर, क्रियाधार की सांद्रता बढ़ेगी तो। एक मिनट गुड़िया रुक जा कि इनहिबिटर की उपस्थिति में ये है बिना इनहिबिटर के Km, अगर आपको याद हो Km क्या है, क्रियाधार की वह सांद्रता जिसमें उच्चतम वेग का आधा प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये बिना एंजाइम के दिख रही है, बिना इनहिबिटर के दिख रही है, तो Vmax/2 यहाँ पे आ गया Km। ठीक है बेटा। और Yes, दूसरी sir. अभिक्रिया में ये Vmax/2 यहाँ पे आया, तो Km का वैल्यू बढ़ा कि नहीं भाई, यहाँ पे इस सांद्रता पे Km आ रहा था, यहाँ पे ज्यादा सांद्रता पे Km आया, तो Km का वैल्यू बढ़ा कि नहीं, हो गया क्लियर। सर इफेक्ट ऑन Vmax, Vmax पर प्रभाव, सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाने पर संदमक के प्रभाव को नलीफाई मतलब निरस्त किया जा सकता है, अतः Vmax पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर Vmax पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि सांद्रता बढ़ाते ही हम लोग Vmax को अचीव कर लेंगे। इफेक्ट ऑन Km, यह बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा सबस्ट्रेट की ज्यादा सांद्रता पर ही Vmax प्राप्त हुआ था, अतः Vmax/2 भी ज्यादा सांद्रता पर ही प्राप्त
होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसकी छपाई करिए, उसके पश्चात मैं इसको उदाहरण कराऊंगा। तुम पानी पीते हो, कंफ्यूज नहीं होती उसको हटाने में? कभी गिरा नहीं पानी है? नहीं नहीं, मैं तो ये देख रहा था एकदम से, भाई नॉर्मल होता है ना कि भाई घर में तो ऐसे ही पीते हो सीधे, और कंफ्यूज हो जाओ ये है कि नहीं है। अंजलि कहाँ है? अंजलि बेटा ऑनलाइन क्लास ले रही हो? सर ऑनलाइन हूँ सर। जी बेटा, जी बेटा। तो हमने कहाँ गायब हो गई? अच्छा तुम भी ऑनलाइन हो भावना? क्यों? क्यों? तबीयत में क्या हो गया तुम्हारे? तुम लोग बेटा हाइब्रिड का अच्छा दूध पढ़ा रहे हो। सर्दी हो जाए तो कम्बल में घुसकर अपने क्लास पढ़ो बैठ के घर में। क्या कह रहा? किसके बाद? तो इतना तो अंदाज लगा ले यार, इतना तो पढ़ा लिखा है। तो तुमने तो हेडिंग भी नहीं लिखी होगी फिर, वो तो अब निकली है। कोई नहीं, ऊपर डाल दे कॉपी के सबसे ऊपर, मत भी डाल, हेडिंग क्या करना है, समझ में तो आ ही जाएगा। तुम लोगों ने भी नहीं लिखी? हाँ वेरी गुड। क्या जरूरत है हेडिंग की, सीधे क्वेश्चन इनहिबिटर्स आ रहे हैं, ये थोड़ा ना कि हेडिंग के अंतर्गत पढ़ाया गया है। हेज, हेज माने क्या होता है? हेज, HAZE, हेज। ये लिखा दिख रहा है हेज? नहीं दिख रहा होगा। शायद बादल। कोहरा नहीं, धुंधल का। सर बादल। बादल तो क्लाउड हुआ बेटा। धुंधल का, धुंध होती है ना, धुंध। मौसम जब धुंधला धुंधला दिखे उसको बोलते हैं हेजी। हैजी नहीं, हेजी। हाँ ये जैसा दिख रहा है, धुंधलात्मक। भाग गया फिर से उसका इम्पैक्ट। ये कोई ड्रामा कर रहा है, चाइनीज माल है। तो तुमने सभी बच्चों को चॉकलेट बांटी? वेरी गुड। मिष्ठान वितरण कंप्लीट हुआ? क्या कह रही है? ये मेरा बर्थडे भी आएगा। नहीं मैं खिलाऊंगा। हाँ मैंने तो पाप किए हैं दुनिया भर के। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा मुझे मीठा लाना पड़ेगा, तो मैंने डिसाइड किया 2 किलो होम्योपैथी की गोलियां मंगवाऊंगा, सबको 2-2 गोलियां बांटूंगा, मस्त अपना खाओ। छोटी वाली वो नहीं आती जो, हाँ वही वही। बच्चों की केयर भी करनी है, डायबिटीज हो गई तो, दांत सड़ गए तो। उतनी टेंशन नहीं हो, साइज सही है उसका। मार्च में क्या है?
1 किलो गोलियां में पूरी कोचिंग नहीं पड़ जाएगी, बच और जाएंगी। उसकी टेंशन नहीं है, प्राइस हाई कहाँ होता है? डॉक्टर होम्योपैथी वाले डॉक्टर का प्राइस हाई नहीं होता है, तुम बात करो गोलियों की है। आता नहीं है, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे 22 जनवरी। अच्छा, तुम्हारे धौलपुर में जहरीली शराब बहुत बिकती है, सुना है हमने। जहरीली शराब पी के लोग मरे थे, अभी रिसेंटली कोई इंसिडेंस हुआ था, 3 महीना हुआ शायद। जहरीली शराब क्यों पीते हैं लोग? तो जहरीली कैसे हो जाती है? जहरीली जी बेटा, शराब के टाइप नहीं होते हैं, जहर के टाइप होते हैं। देसी की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी मैं एक्चुअली मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, बेफजूल की बातें मैं करता ही नहीं क्लास में। तो थोड़ी देर में आपको देसी दारू, जहरीली दारू, उसके मरीज तथा उसका उपचार दोनों बताऊंगा। यस सर, धौलपुर वाला बोला यस सर, ये जरूरी है। तुम तो पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो, तुम अच्छे बच्चे प्रतीत हो रहे हो मुझे तो। सर बेटा सर इस बार मई में एग्जाम होएगा क्या सर? बेटा मई में गर्मी तो पड़ेगी, ये मुझे कंफर्म है, एग्जाम का नहीं पता। एग्जाम गवर्नमेंट जाने कब कराएगी। ये तुक्का मार के क्या मिलता है लोगों को? कुछ भी एनटीए ने कुछ इस साल तो झंझट निपटा नहीं पाए, वो अगले साल का तो जरूर बता रहे अभी, वो पता ही नहीं क्या वो की। तुम लोग एग्जाम दे लोगे तब तक शायद कुछ ना हो पाए इस साल वालों का। हाथ में हाथ धरे बैठे हैं घर में लोग सेलेक्ट होके। कोरोना काल के डॉक्टर, कोरोना काल के विद्यार्थी। अच्छा बेटा, तुम्हारे तो बीएससी के एग्जाम भी नहीं होंगे कोरोना काल में, 1 साल ऐसे ही पास हो गए होगे तुम। तुम बीएससी कर रहे हो 1 साल कोरोना काल में, वो बेचारा फंस गया, 1 साल लेट हो गया, इस साल देने पड़ेंगे पेपर। रोज 2 अगरबत्ती चढ़ाता होगा, ओमिक्रॉन थोड़ा और प्रभाव रखे। मैक्सिमम भी कोरोना काल वाले ही हैं विद्यार्थी जो 12वीं पास करके आए हैं। उसके बाद कोरोना आ गया। अच्छा, वो लास्ट ईयर। है किस चीज के? अरे काहे के? अच्छा 12वीं के। बाकी की मार्कशीट में तो कोरोना वायरस बना आ रहा है, मार्कशीट देखते ही आदमी समझ जाए कोरोना की वजह से पास है ये। कह सकते हैं। एक बच्चा आया मेरे पास एडमिशन के लिए, बोला स्कॉलरशिप दे दो। मैंने कहा दे दूँ? बोला मैं बहुत पढ़ने में अच्छा था। मैंने कहा कितने नंबर आए? 88% थे। तो बोला कोरोना की वजह से सर ये नंबर मिले, वरना ये नहीं मिलते। मैंने कहा 4 क्वेश्चन बता, 4 में चारों गायब। मैंने कहा तुझे तो 88 मिल गए, बहुत थे, तू तो फेल हो जाता है यहाँ।
बढ़े आगे। हो गया बच्चों? अरमान गायब चल रहा है। चलिए अब देखते हैं बच्चों इसके उदाहरण। प्रतिस्पर्धी संदर्भों के। पहला उदाहरण है बच्चों, सक्सनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन। मेलोनेट संरचना में सक्सिनेट जैसा होता है, अतः यह सक्सनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की सक्रिय स्थल से बंद कर उसका संदमन करा देता है। कुछ समझ में आया? नहीं सर। चल रही है कहानी चल रही है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की, एसडीएच बोलते हैं इस एंजाइम को। ये एंजाइम प्राप्त होता है आपको कहाँ पर? क्रेब्स साइकिल में प्राप्त होता है। कहाँ पर? मैंने पूछा कहाँ पर प्राप्त होता है। क्रेब्स साइकिल तो एक साइकिल है। वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एसडीएच। यह क्रेब्स साइकिल का एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो झिल्ली के साथ पाया जाता है, बाकी सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब एसडीएच जब रिएक्ट करता है सक्सिनिक एसिड के संग तो प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे उसको मेलोनेट ने क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। अगर मैलिक एसिड अथवा मेलोनेट इकट्ठा हो गया तो सक्सिनिक एसिड को काम नहीं करने देगा, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज को कार्य नहीं करने देगा।
तो आखिर हम लोग के बने शरीर में ही बनी संरचना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज शरीर का एंजाइम, मेलोनेट शरीर का तत्व, सक्सिनेट शरीर का तत्व, तो ये आखिर क्यों ऐसा उसमें रुकावट डाल रहा है कि शरीर में बने पदार्थ ही शरीर के एंजाइम को संदमित कर दे रहे हैं? बोलिए, ऐसा क्यों है कि क्रेब्स साइकिल में ही बना पदार्थ क्रेब्स साइकिल को संदमित कर देगा, उसको होने नहीं देगा? है? किसका और तो कोई यूज ही नहीं है इनके। मतलब लिमिट है उस चीज की। किस चीज की? ये जो साइकिल चल रहा है तो उसमें जो ये है ऐसे, तो उसमें मतलब लिमिट है कि जितना नेसेसरी है उतना ही। तो साइकिल से बनता क्या है? क्रेब चक्र से क्या प्राप्त होता है आपको? बोलिए बेटा, क्रेब साइकिल से क्या प्राप्त होता है? एटीपी और एनएडीपी। हाँसी, क्या बेटा क्या प्राप्त होता है? एटीपी और एनएडीपीएच। कभी नहीं मिलता है एटीपी, जीटीपी मिलता है वहाँ। सर जीटीपी। जियोलॉजी पढ़ाते हैं, इसका माने ये थोड़े बॉटनी नहीं आती है, कुछ भी खेलोगे हमारे संग। NADH2, FADH2, GTP यही मॉलिक्यूल मिलते हैं और इससे बनता है ATP। तो शरीर में अगर ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है ऊर्जा को रोकना पड़ेगा। जैसे आप सो गए, सोते समय आपको शरीर में ATP की प्रचुर मात्रा में तो जरूरत है नहीं, तो एनर्जी प्रोडक्शन हो क्यों? तो क्रैब साइकिल चलनी नहीं चाहिए, और क्रैब साइकिल चलनी नहीं चाहिए तो मतलब उसके लिए कोई ना कोई चेक होना चाहिए, कोई ना कोई इसमें ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक लगा के कौन देगा? मेलोनेट। क्लियर? ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल फ्रॉम धौलपुर, जहरीली शराब। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल द्वारा संदमन। ये क्या बोला है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हम लोग क्या होता है लीवर में। तो होता क्या है, जो लोग जहरीली शराब पी लेते हैं, जहरीली शराब है क्या पहले उस पर प्रकाश डाला जाए फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो उसके लिए पहले आपको शराब बनाना सिखाऊं। शराब कैसे बनती है? किण्वन से। किण्वन किसका करेंगे? अंगूर का। अंगूर का, चावल का, बारले का, किसी भी अनाज का कर सकते हैं जिसमें ग्लूकोज हो। एक्चुअली में किण्वन में चाहिए क्या? ग्लूकोज चाहिए। आपने किसी फ्रूट का जूस ले लिया, आपने चावल ले लिया, गेहूं ले लिया, कुछ भी ले लिया, अब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करेंगे, फर्मेंटेशन से बनेगा हम लोग का अल्कोहल, और उसी अल्कोहल को लोग पियेंगे। तो गांव देहात में होता क्या है, जहाँ पे मतलब सस्ती दारू प्रचलन में है, तो उन्होंने खेत में क्या किए, पीपे गाड़े, पीपे के अंदर उन्होंने गन्ने का रस डाल दिया या कुछ भी जूसेस डाले, फिर उन्होंने एक फर्मेंटर ऑर्गेनिज्म डाला जो कोई ईस्ट वगैरह होगा, ईस्ट ने फर्मेंटेशन किया, बना उससे इथाइल अल्कोहल, उन्होंने उसको क्या किया, छाना, उसके बाद उन्होंने लोगों को पीने को दिया, वही देसी दारू कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये एक्टिविटी होती है तो बहुत बार ये अवैध रूप से संचालित होती है, तो प्रॉपर्ली हाइजेनिक कंडीशन तो मेंटेन होती नहीं कि बहुत स्वच्छ एनवायरनमेंट हो, धूल मिट्टी उड़ी या हाथ में कॉन्टेमिनेशन था, हाथ में कोई संक्रमण था, तो कोई ऐसा जीवाणु या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म चला गया जो ग्लूकोज को तोड़ देता है मिथाइल अल्कोहल में। किसमें तोड़ देता है? मिथाइल अल्कोहल। तो अब जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इथेनॉल भी है, इथेनॉल भी है। अब उन्होंने क्या किया, बिना किसी प्योरिफिकेशन के उसको उन्होंने फिर बेच दिया। अब जिसने वो कंज्यूम किया जिसके अंदर क्या है, इथेनॉल के संग मिथेनॉल, तो मिथेनॉल क्या करता है, मिथेनॉल हम लोग के शरीर में फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग के तंत्रिका तंत्र पे इंपैक्ट करता है। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व डैमेज होनी चालू होती है और रोगी को धुंधला धुंधला दिखने लगता है, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। उसके पश्चात नर्वस सिस्टम पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। जैसे आए दिन आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, तो मरने का कारण कौन है, मार कौन रहा है, मिथेनॉल। कौन मार रहा है? मिथेनॉल। अब मिथेनॉल को यही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करता है किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर ये कन्वर्जन रुक जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है।
अब ये कन्वर्जन रुकेगा कैसे? तो जब भी कभी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसने जहरीली दारू का सेवन कर लिया है, तो उसको एक बोतल अच्छी वाली उम्दा किस्म की दारू पिला दीजिए, बोले तो अंग्रेजी दारू पिला दीजिए। तो इथेनॉल मिथेनॉल का तोड़ है, ये समझ में आया? क्योंकि इथेनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एंगेज कौन कर देगा? इथेनॉल। तब तक शरीर से मिथेनॉल पास आउट हो जाएगा यूरिन के माध्यम से, या आप उसको चिकित्सा दे सकते हैं। तो मिथेनॉल का जो एंटीडॉट है वो कौन है? इथेनॉल। अब क्लियर? तो जब भी कोई ऐसा रोगी है तो पिलाना क्या उसको? अंग्रेजी दारू। चलिए इसको देखते हैं। हैंड टू हैंड तो बेटा पोटेशियम साइनाइड खाने से होती है बस, ऐसा नहीं जहरी। मैंने बताया ना, उसको धुंधला दिखने लगेगा। अब जिसने ये हथकड़ शराब बोलते हैं इसको, जिसने उसको कंज्यूम किया है, 10-20 रुपए की शराब पीने वाले बेचारे मजदूर कैटेगरी के, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ही नहीं है। दूर गांव देहात में जो पीएससी वगैरह ले गए, वहाँ सुविधा ही नहीं, तो कैसे बचेगा? इसलिए डेथ हो जाती है। बचाए जा सकते हैं वो, मतलब जिसको भी इसका शौक हो, किसको ये गांव की बनी दारू पीने का, तो एक बोतल अंग्रेजी दारू साथ में रखेगी। अगर ऐसा पाया जाए तो इसको मुझे पिला दीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये है एंजाइम, मिथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड में बदलता है, अतः रोगी में मिथेनॉल पॉइजनिंग हो जाती है। अतः यदि रोगी को इथेनॉल प्रदान कर दिया जाए तो यह अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के साथ जुड़ जाता है तथा इस प्रकार से यह रोगी को बचाने में सहायक होता है। दोनों की संरचना सेम होती है, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। किसके लिए? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो लेक्चर का समय खत्म हो चुका है, घंटी क्यों नहीं बजी मुझे नहीं पता। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे कल इसका तीसरा एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, फिर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, उसके पश्चात एंजाइम का क्लासिफिकेशन। मतलब 2 लेक्चर के अंदर ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। दास से धन्यवाद। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। आपका पेंडिंग काम कल समझाऊंगा, जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा, जो पहला वाला पार्ट छूटा है ना।